This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची मरकज़ से मैं हूं आपका मेज़बान खलील अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आप और कारोबार। इस्लामिक फ़ाइनेंस इंडस्ट्री के हवाले से बात करेंगे। ओवरऑल अगर हम पाकिस्तान में देखें तो इस्लामिक फ़ाइनेंस इंडस्ट्री की जब बात करते हैं तो पायनियर हम बाय लार्ज सुनते हैं कि जी मुदारबाज आए थे पाकिस्तान में, उसके बाद फिर इस्लामिक बैंकिंग, उसके बाद फिर तकाफुल, उसके बाद फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ और इसी तरह फिर इस्लामिक फ़ंड्स वगैरह का सिलसिला चलता रहा। इस वक्त अगर देखें तो हमारी जो ओवरऑल फाइनेंशियल इंडस्ट्री है उसमें अगर कंट्रीब्यूशन देखें या परसेंटेज देखें तो इस्लामिक फाइनेंस की जब बात करते हैं तो वो हार्डली हमें 10% नज़र आता है। ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो रही है। अगर हम इस्लामिक फाइनेंस सेक्टर में ही देखें तो जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ है वो तो हम इस्लामिक बैंकिंग में देख रहे हैं, जो इस्लामिक फाइनेंस सेक्टर में तकरीबन 70% का कंट्रीब्यूशन लगता है। फिर उसके बाद ज़ाहिर है तकाफुल कंपनीज़, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ वगैरह आती हैं। और अगर हम दुनिया में देखें तो दुनिया में इस्लामिक फाइनेंस सेक्टर की एसेट्स की जो वर्थ है जो ग्लोबल है वो तकरीबन 2 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स की है। पाकिस्तान में ग्रोथ हो रही है। सिर्फ अगर हम इस्लामिक बैंकिंग की बात करें तो पिछले अगर 5 साल की मैं बात करूं तो तकरीबन 17% से 17% की ग्रोथ ऑन एनुअल बेसिस इस्लामिक बैंकिंग सेक्टर दिखाता रहा है। और फिर ये ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि आने वाले 5 सालों में ये तकरीबन 20% की ग्रोथ होगी पर एनम। मज़ीद बैंक्स खुल रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से परमिशन ली जा रही है ताकि एक्सपेंशन हो और वो लोग जो शरिया कंप्लाइंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हासिल करना चाहते हैं, जो पहले बिल्कुल ही सेक्लूडेड थे, बिल्कुल अलग थे फाइनेंशियल सिस्टम से बिकॉज ऑफ द कन्वेंशनल सिस्टम, वो भी जब देखते हैं कि शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट्स ऑफ़र की जा रही हैं तो वो भी इस सिस्टम में आना चाहते हैं। दुनिया भर में जब हम बात करते हैं तो IMF की हेड चीफ ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्रिस्टीन लगार्ड कहती हैं कि दुनिया भर में जितने भी मुसलमान हैं तकरीबन 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन दुनिया की, अगर 7 बिलियन की पॉपुलेशन को देखें तो उसमें 1.5 अरब के करीब मुसलमान हैं। और फिर उस 1.5 अरब में जब हम देखते हैं तो उसमें सिर्फ 1/4 यानी कोई हार्डली कोई 25% मुस्लिम एडल्ट्स हैं जिनको बैंक अकाउंट्स तक एक्सेस है, यानी फाइनेंशियल इंडस्ट्री से वो बिल्कुल सेक्लूडेड हैं। तो इसका हल क्या है? क्या फाइनेंशियल इस्लामिक सिस्टम लाने से ये तमाम के तमाम लोग इस सिस्टम में आ जाएंगे? ये तमाम इशूज़ हैं जिस पर हम बात करेंगे। इसी हवाले से आज हमें ज्वाइन किया है परवेज़ अहमद साहब ने, इस्लामिक फाइनेंस एनालिस्ट हैं। परवेज़ साहब प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं आपको। You're welcome. वालेकुम सलाम। परवेज़ साहब, आपका काफ़ी तजुर्बा है इस्लामिक फाइनेंस के हवाले से, तकाफुल के हवाले से, और ओवरऑल अगर हम देखें तो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में आप सर्व करते रहें। पाकिस्तान में अगर हम इस्लामिक फाइनेंस के हवाले से बात करें तो 80 की दहाई से पहले तो मुझे याद नहीं पड़ता कि हम कभी भी ये चीज़ डिस्कस करते थे, लेकिन 80 की दहाई के बाद ये सिलसिला चल पड़ा है। इस वक्त जो हम सूरत देख रहे हैं उसको देखते हुए तो काफ़ी हमें बेहतर सिनारियो लगता है। इन द डेज टू कम काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस हैं। क्या कहेंगे राइट फ्रॉम द इस्लामिक बैंक टू तकाफुल, मुदारबाज, फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ वगैरह? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक फाइनेंशियल सेक्टर ने, फाइनेंशियल इंडस्ट्री ने ये तो अचीव कर लिया है कि फॉर ए कंज्यूमर आपके पास अब एक ऑल्टरनेट मौजूद है। आपके पास हर एरिया में एक ऑल्टरनेट मौजूद है। जैसे आपने 80 की दहाई में बात की थी कि अगर आप ये सोचना भी चाहे, कोई आदमी ये चाहे कि बिला सूद बैंकारी वो करना चाहे तो कोई ऑप्शन नहीं था। उसके बाद अब दोनों चीज़ें, एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, पहले बैंकिंग आई, बैंकिंग के अंदर बेसिक प्रोडक्ट्स आई, डिपॉजिट्स आए, उसके बाद कुछ सेविंग प्रोडक्ट्स आई, फिर उसके बाद तकाफुल आई जो कि ऑब्वियसली एक इंटीग्रल पार्ट है होल फाइनेंशियल सिस्टम का। बगैर इंश्योरेंस के आप आगे नहीं चल सकते। फिर तकाफुल कंपनीज आई, इनिशियली कुछ कम तकाफुल कंपनीज आई, 4-5 कंपनीज आई, बाद में रिसेंटली कुछ विंडोज़ की ओपनिंग के बाद और ज़्यादा तकाफुल कंपनीज, तमाम मेजर प्लेयर्स तकाफुल ऑफर कर रहे हैं। फिर एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री है जो कि कन्वेंशनल एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री इटसेल्फ वाज नॉट दैट मच डेवलप्ड, बट इस्लामिक फाइनेंशियल सेक्टर के आने के बाद इस्लामिक फाइनेंस के अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारे एसेट मैनेजर्स आए विच दे आर डूइंग प्रीटी वेल। तो अब तक अगर आप ये देखेंगे जो मोमेंटम है उसमें ये है। अच्छा, अब रीसेंट टाइम में विच स्टेट बैंक के एफर्ट्स का आपने जिक्र किया, पहले प्रोडक्ट्स थी, अब रीच भी है। तो आपको नंबर ऑफ़ ब्रांचेस आपको पाकिस्तान के हर शहर में, बड़े शहरों के अंदर, हर एरिया के अंदर आपको जो ना इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की ब्रांचेस भी मिल जाएंगी। तो जहाँ तक हम ये देखते हैं फ्राम कंज्यूमर पर्सपेक्टिव भी देखें कि एटलीस्ट इस्लामिक फाइनेंशियल सेक्टर ने अपने आप को एक अल्टरनेट प्रोवाइड कर दिया है। हलाल अल्टरनेट आपके पास अवेलेबल है, अब आपके पास ये ऑप्शन नहीं है। तो इन तमाम के तमाम एरियाज में, चाहे इंश्योरेंस हो चाहे बैंकिंग हो। दूसरा जो एक अहम पहलू जिसमें आपने कहा है कि स्टिल जो परसेंटेज है
वो 12 या 14% है और वो 20% की तरफ जा रही है। तो कंज्यूमर की हद तक तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, कॉर्पोरेट सेक्टर बाय एंड लार्ज जो है वो अभी इस्लामिक फाइनेंशियल जो प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर अभी इतना ज़्यादा नहीं आया। उसमें दोनों तरफ से इश्यूज़ हैं। एक्चुअली बैंकों के पास, इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास इश्यूज़ हैं कि उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, या तकाफुल कंपनीज़ के पास साइज़ का या कैपेसिटी की लिमिटेशंस हैं। तो व्हाट इट लुक्स एक्चुअली इट विल टेक अ वाइल। इस स्टेज तक आने के बाद यहाँ पे देखें सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इनकी इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस की एफर्ट्स, पब्लिक रिस्पांस से यहाँ तक तो आ गया है। इससे आगे ले जाने के लिए, चूँकि बहुत सारी दफ़ा लोग ये सवाल करते हैं कि व्हाट नेक्स्ट, अब क्या होगा। ठीक है, आपकी ब्रांचें बढ़ रही हैं, मज़ीद बढ़ जाएंगी, कन्वेंशनल की ब्रांचेस को आप कन्वर्ट करते रहेंगे। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट के अंदर जो है, जो ज़रूरत है वो है कि गवर्नमेंट को इसको ओन करके इसका प्रॉपर विजन बनाना पड़ेगा। अनटिल और अनलेस, बिकॉज बहुत सारी दफ़ा ये बात आती है कि जनाब आपने इस्लामिक फाइनेंशियल सेक्टर से प्रोडक्ट्स आ गई, इम्पैक्ट क्या आया, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट डाउन द लाइन, इंडिविजुअल के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया। तो इम्पैक्ट के लिए जो है, अगर आपको फिर यू नीड टू डू आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, यू नीड टू कम अप विद सम व्हीकल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स जो कि आपके पास जो कन्वेंशनल प्रूडेंशियल सिस्टम्स वगैरह के अंदर हैं। मिसाल के तौर पे छोटा कारोबार है, छोटा कारोबार अभी भी जो ना लोग शराकत की बुनियाद पे कर रहे होते हैं, उसको कैसे फैसिलिटेट किया जाए। बैंक्स आर शाइंग अवे फ्रॉम डूइंग द फाइनेंसिंग, बड़े इंस्टीट्यूशंस को तो छोटे इंस्टीट्यूशंस को कैसे फाइनेंसिंग करेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं कि अगर आप इसको सेकंड लेवल के ऊपर लेना चाहते हैं, नॉन बैंकिंग को बैंकिंग में लाना चाहते हैं, जैसे कि अभी जो आपने फरमाया ना कि एक साइजेबल पॉपुलेशन है मुस्लिम दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी है, तकरीबन 10-15 लोग बैंकिंग करते होंगे, देयर आर सो मेनी पीपल। तो जैसे कि एक इनोवेशन थी, ये जो मोबाइल मनी या इजी पैसा या इस किस्म के जो प्रोडक्ट्स थी, इसने ये किया कि वहाँ तक उन लोगों को कुछ बैंकिंग के अंदर लेकर आ गया। सो देयर वाज एन इनोवेशन। अब साहब इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आ रहे हैं, तो इसके अंदर जहाँ जो अभी तक अचीव हुआ है वो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप देखें 15-20 साल के अंदर, दैट्स फिनोमिनल सक्सेस। एग्जैक्टली, बट टेकिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल यू रिक्वायर अ डिफरेंट अप्रोच। जैसे हम इदारों में कहते हैं कि जो इनिशिएट करता है, जो स्टार्ट करता है, दैट इज़ जो स्टार्ट कर रहा है उस वक्त एक और अप्रोच लेके जाना होता है। उसको जो बिल्कुल आपने ग्रोथ लेके जानी है और उसको उसकी हाइट पे लेके जाना है, सो यू नीड अ डिफरेंट अप्रोच फॉर दैट एक्चुअली। सो दिस इज समथिंग इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट शुड बी कॉन्शियस ऑफ दैट कि हमें अगर इससे नेक्स्ट लेवल पर जाना है, तो इससे नेक्स्ट लेवल जाने के लिए हमें जो है वी हैव टू हैव डू सम आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। अच्छा, जब बैंक्स की अगर हम बात करें तो इनिशियली जब 80s में हम देख रहे थे कि इतना ज़्यादा हमें एक किस्म का पॉजिटिव मूव लग नहीं रहा था कि बैंक्स इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आएंगे, ख़ासतौर पे इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से जब बात करें। अब हम देखें तो कन्वर्जन हो रहा है, कन्वेंशनल बैंक्स आर मूविंग टुवर्ड्स इस्लामिक बैंक्स। अगर देखें तो फैसल बैंक की एग्जांपल हमारे सामने है, समिट बैंक की एग्जांपल हमारे सामने है, फिर इसके अलावा सब्सिडीज़ की बात कर लें तो MCB की एग्जांपल हमारे सामने है। फिर यहाँ नहीं, दुनिया भर में देखें कि ओमान की बात करें तो ओमान में ये सिलसिला चल पड़ा है कि हुकूमत ओमान ने परमिशन दे दी है जितने भी कन्वेंशनल बैंक्स हैं कि जी आप अपने इस्लामिक विंडोज़ के ज़रिए ऑपरेशन शुरू कर दें। तो इन द डेज टू कम पाकिस्तान में जो ग्रोथ है, अगर हम इस्लामिक बैंकिंग की ग्रोथ देखें तो 17% आई थिंक ऑन एनुअल बेसिस इज़ अ वंडरफुल ग्रोथ, राइट। लेकिन क्या आप देखते हैं कि इसमें एक बड़ी तेज़ी आने वाली है इन द डेज टू कम, लुकिंग एट द सिनेरियो जो दुनिया भर में हो रहा है। फिर ख़ास तौर पे जो हम बात कर रहे थे कि जब शरिया कंप्लाइंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी होगी, वो लोग जो बैंकिंग सिस्टम से बिल्कुल बाहर है। अब भी देखें ये माइंडसेट है पाकिस्तान में, बहुत से लोग हैं उनसे बात करें तो वो कहते हैं कि जी मैं बैंक में जॉब नहीं करूँगा। अब भी माइंडसेट है बेसिकली कि कहते हैं कि जी हम बैंकिंग सर्विसेज अवेल नहीं करेंगे। लेकिन जब उनको ये पता चले कि जी शरिया कंप्लाइंट फाइनेंशियल सर्विसेज अवेलेबल हैं, दे विल बी मूविंग टुवर्ड्स दिस। तो लुकिंग एट दिस ग्रोथ को कैसा देख रहे हैं? देखिए, ग्रोथ जो है दो फैक्टर एक साथ काम कर रहे हैं। एक तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि इस्लामिक जैसे 80s में आपने कहा था ना कि बैंक्स मैनेजमेंट इंटरेस्टेड नहीं थी। हर सेक्टर में, दुनिया में हर जगह होता है, और पाकिस्तान में भी फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि अगर आपके पास कुछ सक्सेस स्टोरीज आ जाए इन द बिगनिंग, तो वो सक्सेस स्टोरीज, जैसे पाकिस्तान के अंदर मीज़ान बैंक था, इस्लामिक बैंकिंग के अंदर मीज़ान स्टार्टेड, डिड वेल। उसके जो अपने साथ के बैंक्स उस वक्त स्टार्ट हुए तो उनकी वो ग्रोथ नहीं थी। मैं कन्वेंशनल की बात कर रहा हूँ, इस्लामिक की बात नहीं कर रहा। सो दे डिड प्रीटी वेल। और उसके बाद जो है ना, तो दूसरे लोगों ने भी देखा कि यार देयर इज़ अ ग्रोथ, तो अगर ग्रोथ का यही मंत्र आए तो फिर हम जो है ना वी शुड एक्चुअली मूव टुवर्ड्स इट। सिमिलरली तकाफुल के अंदर जो था, पाक कतर तकाफुल आई एंड दे हैव डन प्रीटी वेल, बी गुड बिजनेस। तो उसकी वजह से जो है
जो इन्वेस्टर है, आपको दो लोगों को ना वो करना पड़ता है, अट्रैक्ट करना पड़ता है। यू नीड टू इंसेंटिवाइज इन्वेस्टर, कि इन्वेस्टर जो है वो आए, और इन्वेस्टर जो है अगर उसको रिटर्न ऑन कैपिटल नज़र आ रहा है, ROE नज़र आ रहा है, तो वो दे वुड एक्चुअली डेफिनेटली गो एंड देन सेक्टर वुड ग्रो। जैसे हमारे यहाँ टेलीकम्युनिकेशन ग्रो कर रहा था ना, तो इस वजह से ग्रो कर रहा था कि इसके अंदर आपके पास साइजेबल रिटर्न है। तो इस्लामिक बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के अंदर, इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर हमें अ लॉट ऑफ कन्वर्जन विल बी हैपनिंग, कि करंट बैंकों की जो ब्रांचें हैं, मिसाल के तौर पे एक बैंक है वो ब्रांच ले लेता है, लाइसेंस ले लेता है विंडो का, और उसके बाद अपनी ब्रांचों को कन्वर्ट करना शुरू करता है। तो हमें इन द टाइम्स टू कम ये तो नज़र आएगा कि एक ग्रोथ नज़र आएगी कि जो एग्जिस्टिंग डिपॉजिट्स हैं उनकी मूवमेंट्स होगी टुवर्ड्स इस्लामिक, एक ग्रोथ उससे आएगी। बट ये ग्रोथ जो है नई मार्केट नहीं क्रिएट कर रही, इट्स नॉट क्रिएटिंग न्यू मार्केट। न्यू मार्केट को क्रिएट करने के लिए आपको यही करना पड़ेगा कि यू नीड टू कम अप विद दी प्रोडक्ट्स जो कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को फोकस करती हों। अच्छा, इसी पे कि जब भी हम बात करते हैं कि जी आखिर हिचेस क्या हैं जिसकी वजह से इस्लामिक फाइनेंस इंडस्ट्री तेज़ी से तरक्की नहीं कर पा रही है, तो दो चीज़ें सामने आती हैं। एक तो जो आपने प्रोडक्ट्स की बात की कि इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, फिर ये भी बात की जाती है कि जी लिक्विडिटी के मसाइल हैं, फिर ये भी बात की जाती है कि जी ट्रेंड वर्क फोर्स का फुकदान है। यहाँ जितने भी लोग इस्लामिक फाइनेंस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनकी मांग दुनिया भर में बहुत ज़्यादा है। यहाँ काम करते हैं 2, 4, 5, 10 साल काम करते हैं, उसके बाद बड़े अच्छे पैसे मिल जाते हैं, चले जाते हैं यहाँ से। और फिर यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो ऐसे जब एजुकेशन की बात करते हैं इस्लामिक फाइनेंस के हवाले से, तो आप भी जानते हैं दैट UK, मलेशिया वगैरह तो बहुत ज़्यादा फेमस है ना इस हवाले से। अगर एजुकेशन की बात करें, यहाँ पाकिस्तान में एज सच मुझे इतने बड़े लेवल पे तो इस्लामिक फाइनेंस एजुकेशन के हवाले से इंस्टीट्यूशंस नज़र नहीं आते। कोई हार्डली कोई 21 के करीब जब मैं रिसर्च कर रहा था मुझे नज़र आ रहा था। लेकिन पूरे पाकिस्तान में अगर सिर्फ 21 ऐसे इदारे हैं जो इस्लामिक फाइनेंस एजुकेशन दे रहे हैं, फिर 2-4 ऐसे हैं जो उसमें मास्टर डिग्री ऑफ़र कर रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट सफिशेंट जिस तेज़ी से ये सेक्टर ग्रोथ दिखा रहा है। हाँ, इसमें देखें 2-3 चीज़ें थी। एक तो जैसे लिक्विडिटी की आपने इनिशियल बात की थी, तो लिक्विडिटी इज़ अ जेन्युइन इशू ऑफ द मेजर बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, और उसका सॉल्यूशन जो है वो गवर्नमेंट के पास है कि गवर्नमेंट शुड बी कमिंग अप रेगुलरली कमिंग अप विद द इंस्ट्रूमेंट्स जो कि उनके लिक्विडिटी के मसाइल को सॉल्व कर सके। जहाँ तक ह्यूमन रिसोर्स का सवाल है, तो ह्यूमन रिसोर्स के अंदर हर जगह सप्लाई एंड डिमांड होती है। जहाँ पे डिमांड होती है सप्लाई भी होती है। जिस ज़माने में मैंने इस्लामिक फाइनेंस की एजुकेशन ली उस ज़माने में एक इंस्टीट्यूट होता था, और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा मैं, 10 साल 12 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो है फिर मज़ीद इंस्टीट्यूशंस आना शुरू हुए। जो अप्रोच है वो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल वो मुनासिब है। उसमें हो ये रहा है कि आपके पास एक साइजेबल वर्कफोर्स मौजूद है कन्वेंशनल इंस्टीट्यूशंस की, जिनको टेक्निकल नो हाउ है फाइनेंशियल सिस्टम की, करंट फाइनेंशियल सिस्टम की, चाहे वो बैंकिंग में हो चाहे ट्रेजरी में हो। तो उसके ऊपर आप क्या करते हैं कि शॉर्ट टर्म 6 महीने का, साल का एक कोर्स ऑफर करते हैं। यू नीड नॉट टू हैव अ मास्टर्स इन इस्लामिक फाइनेंस to run an Islamic financial institution. What you need to do, you need to understand the basic principles of Islamic finance, knowledge of the product. So 1-year program is good enough, and then this will bring you back in the industry कि आप इंडस्ट्री के अंदर आ जाएं और आप सर्व करें। दिस इज़ व्हाट इट वाज हैपनिंग। तो लग ये रहा है, हो ये रहा है। सिमिलरली ऑन द शरिया फ्रंट, जिस ज़माने में हमने इस्लामिक फाइनेंस शुरू किए, इंस्टीट्यूशंस लॉन्च किए, तो हमारे पास 4 या 5 शरिया एडवाइजर्स होते थे। नाउ वी से कि ये जो पूल है ये तकरीबन हंड्रेड्स में चला गया। यू हैव एक्सेस टू मोर देन 100 शरिया स्कॉलर्स। तो जितनी तेज़ी से आप ग्रो करेंगे इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर। अच्छा, एक ह्यूमन रिसोर्स का जो जनरल इशू है कि आपको मुल्क के अंदर इंजीनियर्स नहीं मिल रहे हैं, आपको मुल्क में डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं। मैं मेडिकल से भी कुछ हूँ, वाबस्तगी है। तो हमें एक सीरियस इशू है डॉक्टर्स का कि डॉक्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं और बाहर उनकी डिमांड है, वो बाहर जा रहे हैं। तो क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स वुड बी गोइंग आउट बिकॉज ऑफ अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उनको रिटेन करने का या इंसेंटिव सिस्टम नहीं है। लेकिन आज की डेट में अगर आप इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में कहें तो कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने खुद जिम्मेदारी ली, कुछ दूसरे इदारे जो हैं इस वक्त काम कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट बैंक का निबाफ हो या सेंटर ऑफ इस्लामिक इकनॉमिक्स हो, दे हैव बीन। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो डिमांड है उसको पूरी करने के लिए तो मौजूद हैं, और जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी लोग आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर सप्लाई हो जाएंगे। जहाँ तक मिडल ईस्टर्न मार्केट्स के अंदर लोग जा रहे हैं या किसी के बाहर उनको ऑफ़र हो रही है, तो आई थिंक ये 70 से हमारे यहाँ हो ही रहा है कि जो अच्छी रिसोर्स होती है वो चली जाती है। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग आल्सो, उसके रेमिटेंसेस आते हैं, दैट्स आल्सो समथिंग एग्जैक्टली। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि जैसे हम जब तकाफुल की बात करते थे तो इनिशियली स्टार्ट किया तो री तकाफुल नहीं थी,
लेकिन जैसे ही हमने उसका तकाफुल शुरू की, रीतकाफुल की डिमांड बढ़ी तो रीतकाफुल आ गई। अब तकाफुल पे अगर हम बात करें तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के हवाले से जब भी बात करते हैं हम ये कहते हैं कि जी इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन पाकिस्तान में बहुत कम है। इस वक्त की भी अगर फिगर देखें तो इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन इज़ लेस दैन 1%, इट इज़ 0.8%। अब तकाफुल कंपनीज़ ने जब ऑपरेशन स्टार्ट किया तो इनिशियली तो यही लग रहा था कि जी काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पे कंपनीज़ काम करेंगी। कन्वेंशनल जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं फिर उनको भी जब परमिशन मिली SACP की तरफ से कि आप भी तकाफुल विंडो के ज़रिए ऑपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, तो दो चार चीज़ें सामने आई। एक तो एक जो फुल फ्लेज तकाफुल कंपनीज़ हैं पहले तो सिर्फ वही ऑफ़र कर रही थी ना, तो उन्होंने जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था, ह्यूमन रिसोर्स थी और ज़ाहिर उनकी प्लानिंग होगी, विजन होगा, तो उनको क्या आप समझते हैं कि डेंट पड़ा जब SACP की तरफ से एक परमिशन मिली कि SACP ने कह दिया कि जी अब जो जितनी भी कन्वेंशनल इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो भी तकाफुल विंडो, ज़ाहिर उनका साइज़, उनके पास जो एसेट्स हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा थे, तो आप समझते हैं कि उससे थोड़ा एक डेंट पड़ा है कि जो फुल फ्लेज तकाफुल कंपनीज या एज सच कोई इसमें डिफरेंस नहीं आया बल्कि बेहतरी आई है इस पूरे सेक्टर में? मेरा अपना व्यू ये है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा, एक जो आपने इससे पहले एक बात की थी कि पाकिस्तान में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कम है, कि तकाफुल आने से इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ जाएगी, तो ये तो नहीं होने वाला। उसकी मैं आपको वजह ये बताता हूँ कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन के कम होने की वजूहात वो ये हैं कि जो करंट कंपनीज हमारे पास मार्केट में काम कर रही हैं, चाहे तकाफुल हों या नॉन तकाफुल हों, दे आर पोरली कैपिटलाइज्ड। उनके कैपिटल रिक्वायरमेंट्स इतनी कम हैं। उसकी दिस इज़ माई पर्सनल व्यू, जो कि बहुत सारी दफ़ा इंडस्ट्री कहती है नहीं, कि जब आपके पास 300 मिलियन से आप एक कंपनी शुरू करते हैं। I launched few companies actually. I was founding CEO of Pak Qatar and I launched some few other companies. जब हमने कंपनी स्टार्ट की तो अगर आपके पास 300 या 400 मिलियन 30 करोड़ रुपए से कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं और आपकी पॉपुलेशन जो है ना 180 मिलियन की पॉपुलेशन है, चले इंश्योरेबल पॉपुलेशन आप लगा लें 50 मिलियन ही है, तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम आता है कि यू डोंट हैव मनी टू स्पेंड। यू रिमेंबर दैट टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जब शुरू में आई थी, बहुत शुरू का टाइम था, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट बिल्कुल मिनिमल थी, चंद लोगों के पास होता था। द मोमेंट यू इंक्रीज दिया लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट, 400 मिलियन डाल दी, 300-400 मिलियन डॉलर डाल दी, देन व्हाट हैपेंड, देन यू डू द एक्सपेंशन। दैट्स राइट। आपने इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे, मैं एग्जांपल आपको ले रहा हूँ, इंडिया के अंदर आपने कभी टेलीविजन अगर आप ऑन करेंगे तो आपको शायद 10 में से 4 ऐड आपको जो ना या इंश्योरेंस कंपनीज के मिल रहे होंगे। हाउ मेनी ऑफ दीज एडवर्टाइजमेंट्स यू आर सीइंग, बिकॉज द कंपनीज डू नॉट हैव द फंड टू स्पेंड ऑन क्रिएटिंग द अवेयरनेस। सिमिलरली तो वही उसी माइंडसेट के साथ तकाफुल कंपनीज भी मार्केट में मौजूद हैं। तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बढ़ानी पड़ेंगी ताकि लोग जो हैं वो क्वालिटी की ह्यूमन रिसोर्स लाएं, सिस्टम्स पे इन्वेस्ट करें। करंटली अगेन बहुत सारे मेनी इंश्योरेंस कंपनीज हैव ऑब्सोलीट सिस्टम्स एक्चुअली वर्किंग फॉर देम। आपके पास दुनिया में हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स यू हैव अवेलेबल हियर ऑनलाइन कि आप आज क्लिक करें एंड देन यू गेट द इंश्योरेंस कवर। अवेयरनेस ही नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। इसकी वजह से ये कि पीछे इन्वेस्ट करने वाले लोग नहीं हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन के अंदर ऑनलाइन शॉपिंग और बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो जैसे जैसे आजकल बढ़ रहा है, बिकॉज इसमें इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो अभी तकाफुल से इवन विंडोज़ तकाफुल जो आ गई हैं, विंडोज़ का जो बेसिक एम है वो दे आर नॉट गोइंग बिहाइंड द न्यू कस्टमर। व्हाट दे आर डूइंग एक्चुअली, जो उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर जिनका इस्लामिक माइंड था या जिनको हलाल अल्टरनेट चाहिए था, दे विल बी कैटरिंग टू दैट। आज पाकिस्तान में आप 10 नई कंपनीज लाके खड़ी कर दें, स्पेशली लाइफ सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। जनरल सेक्टर के अंदर थोड़े से इश्यूज़ हैं, लीगल कुछ हमारा ऐसा फ्रेमवर्क है जिसकी वजह से जनरल सेक्टर नहीं ग्रो कर पा रहा है, जैसे थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस है और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन लाइफ सेक्टर के अंदर तो बेतहाशा गुंजाइश है। आपकी 0.3-0.4% पेनिट्रेशन है। आपके नेबरिंग मुल्कों के अंदर जो है वो छोटे छोटे बांग्लादेश के अंदर जो 1.5-1.6 है, तो 3 से 4 गुना आप मार्केट को बढ़ा सकते हैं। सो देयर इज़ ए नीड टू ब्रिंग इन्वेस्टमेंट इन दिस सेक्टर। जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, चाहे इसको तकाफुल के नाम से करें या इंश्योरेंस से करें। अच्छा, स्पॉन्सर का रोल बड़ा एक अहम होता है अगर हम तकाफुल कंपनीज़ की खास तौर पर बात करें तो? जी बिल्कुल। इसमें तकाफुल कंपनीज़ के अंदर आपका स्पॉन्सर का रोल बिल्कुल अहम होता है, चूँकि तकाफुल या इंश्योरेंस। मैं आपको इंटरेस्टिंग एक बताऊँ, मिडल ईस्टर्न मार्केट्स में तकाफुल के अंदर स्पेशली ये हुआ कि जब लोग ट्रेडिशनली इंश्योरेंस बिजनेस जो था, those were done by the people who would understand insurance business, और insurance business is a long term business, it's a risk business, long term business। तो आप देखेंगे कि चाहे वो मिडल ईस्ट की मार्केट हो, पाकिस्तान की मार्केट, डोमिनेंट प्लेयर्स ग्लोबल प्लेयर्स हैं, जिसमें AIG हो गई, कमर्शियल यूनियन हो गया, या इस किस्म के जो हो गए अलियांज, या इस किस्म के बड़े बड़े प्लेयर्स थे। जब बैंकिंग आई और तकाफुल आई
तो इसके अंदर जो इन्वेस्टर्स आए, ज़्यादातर इन्वेस्टर्स जो आए वो आए कि जो कि दे डिडंट हैव द बैकग्राउंड ऑफ मैनेजिंग इंश्योरेंस बिजनेसेस। तो आपके प्राइवेट सेक्टर के डोनर्स आ गए, बिजनेसमैन आ गए एंड दे इन्वेस्टेड। उसकी वजह से जो है ना बहुत सारी कंपनीज़ का, पाकिस्तान में भी कुछ डेडिकेटेड कंपनीज़ का एंड मिडल ईस्ट के अंदर भी स्पेशली, मलेशिया वाज अ डिफरेंट केस। वहाँ पे ज़्यादातर जिन लोगों ने स्टार्ट किया तकाफुल को, दोज वर द कंपनीज हु हैड द इंश्योरेंस नॉलेज भी थी उनके पास। तो आप देखेंगे बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहाँ पे फेलियर हुआ। फेलियर बिजनेस की वजह से नहीं था कि तकाफुल के अंदर कोई इशू था, फेलियर बिकॉज द स्पॉन्सर्स डिडंट हैव द इनसाइट ऑफ द बिजनेस एंड डिड नॉट हैव वो सब्र नहीं था कि जितना आपको इस लॉन्ग टर्म बिजनेस को चलाने के लिए, सस्टेन करने के लिए चाहिए था। तो आई वुड से कि स्पॉन्सर का रोल इज़ वेरी क्रिटिकल, स्पेशली इन बिजनेस लाइक रिस्क मैनेजमेंट के बिजनेस के अंदर उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत ज़रूरी है। और इसमें स्पेशली तकाफुल में ये हुआ कि बहुत सारे जो प्लेयर्स आए, स्पॉन्सर्स डिडंट हैव नॉलेज एंड द बैकग्राउंड ऑफ द इंश्योरेंस बिजनेस। अच्छा, इंश्योरेंस के हवाले से बाय एंड लार्ज अगर हम देखें अपने मुल्क में तो एक नेगेटिव परसेप्शन तो है। लाइफ इंश्योरेंस की आपने बात की कि काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन अगर आम आदमी से आप बात करें, देहातों में नहीं शहरों में भी बात करें, तो वो बेसिकली विलिंग नहीं होता कि यार मैं लाइफ इंश्योरेंस की तरफ जाऊँ, अनटिल कि वो कहीं काम कर रहा है, उसकी कंपनी ने इंश्योरेंस करवा दी, वरना खुद ऑन वंस ओन हमें एज सच कोई विलिंगनेस नज़र नहीं आती। आपने बात की कि इंडिया की इंश्योरेंस कंपनीज़ के एडवर्टीज़मेंट बहुत ज़्यादा आते हैं, वो ना सिर्फ इंडियन मीडिया पे आते हैं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया पे भी आते हैं। BBC वर्ल्ड पे भी बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़ करती हैं, इसलिए कि शायद उनको ये लगता है कि इसके ज़रिए एक तो उनका बिज़नेस बढ़ेगा, दूसरा है कि अवेयरनेस क्रिएट होगी, और फिर पॉपुलेशन भी उनकी इतनी ज़्यादा 1.2 बिलियन की है। हमारी अगर हम 200 मिलियन की पॉपुलेशन की बात करें और इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो 1% भी नहीं है, इसको बढ़ाने के लिए क्या एक वाहिद हल ये है कि बड़े नाम, जैसे आपने बात की कि वो कंपनीज़ जो दुनिया भर में नाम कमा चुकी हैं वो अगर आती हैं तो पाकिस्तान में भी हैं ऑफ कोर्स, लेकिन क्या मज़ीद, जैसे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में बात करें तो इंडिया में देखें कि वोडाफोन, इसके अलावा अगर भारतीय एयरटेल की बात करें तो बाय लार्ज इन्फ्लुएंस है वो तो उन्हीं का है जो वर्ल्ड प्लेयर्स हैं। तो पाकिस्तान में क्या तकाफुल की बात करें या कन्वेंशनल इंश्योरेंस की बात करें, इसको बूस्ट देने का सिर्फ एक ही वाहिद हल है कि जो वर्ल्ड रिनाउंड तकाफुल या इंश्योरेंस, कन्वेंशनल इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो आएँ यहाँ पे इन्वेस्ट करें, और फिर उसके ज़रिए एक अहम चीज़ होनी लाजमी चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट हो ताकि लोगों तक उसकी अवेयरनेस लाजमी पहुँचे। पहला रोल तो यकीनन रेगुलेटर का आएगा कि रेगुलेटर जो है वो इंसेंटिवाइज करे इन्वेस्टर्स को, चाहे वो लोकल इन्वेस्टर हैं, इंटरनेशनल टेक्निकल पार्टनरशिप्स के साथ आएँ। और उसके बाद जो है वंस यू अट्रैक्टेड द इन्वेस्टर्स, फॉर एग्जांपल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बैंकिंग इंडस्ट्री में से बहुत सारे लोग इन तकाफुल कंपनीज लॉन्च करना चाहते हैं, बट या इंश्योरेंस कंपनीज लॉन्च करना चाहते हैं। वी विल कंटिन्यू विद दिस। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में इस्लामिक फाइनेंस इंडस्ट्री के हवाले से। वक्त ब्रेक का साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बात करें पाकिस्तान में इस्लामिक फाइनेंस इंडस्ट्री के हवाले से। प्रवेश साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे इन्वेस्टमेंट वगैरह के हवाले से। जी देखिए, आपने ये फरमाया था कि जो पेनिट्रेशन इंश्योरेंस की बढ़ाने के लिए क्या इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को ही बुलाया जाए। एक जो मेजर प्रॉब्लम है वो इस वक्त जो है वो रेगुलेटर के फ्रंट पर है। इंश्योरेंस जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, SECB का गोइंग है जो कि इंश्योरेंस रेगुलेशन कर रहा है, which is the most neglected wing inside SECB, and so they do not have। इंडिया की मैं एग्जांपल देता हूँ, इंडिया में उनकी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है IRDA के नाम से, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो रेगुलेटर जो है वो, जैसे कि स्टेट बैंक के अंदर इस्लामिक बैंकिंग डिवीजन ने रोल अदा किया, रिसेंटली आपने देखा उसको फर्दर स्ट्रेंथन किया, एंड दे आर एक्चुअली गोइंग आउट एंड रीचिंग आउट। यहाँ पर ये जो है इसका बहुत ज़्यादा पैसिव रोल है। आप पेनिट्रेशन उस तक नहीं बढ़ा सकते हैं जब तक आप प्रॉपर विजन ड्रॉ करें। नंबर ऑफ़ एक्चुअली कमेटीज़ बनाई गई, उसके बाद जो है कमेटीज़ डिसमेंटल हो गई। हमारा रेगुलेशन जो है दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ चेंजेस। जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेशन रिक्वायर्ड है, विच इज़ नॉट हैपनिंग। सो रेगुलेटर इज़ नॉट एट ऑल वेरी इज़ नेगलेक्टेड। SECB के अंदर जो है आपको जो कैपिटल मार्केट्स का विंग है, ऑब्वियसली दे आर प्रीटी स्ट्रॉन्ग। SECB के अंदर जो सीनियर चेयरमैन या जो भी लोग वहाँ पर आते हैं उनका बेसिकली बैकग्राउंड कैपिटल मार्केट्स का होता है। तो सबसे पहले तो ये ज़रूरत है कि आप
तकरीबन आज से 20-25 साल पहले जो एक प्रपोजल था पीरा के नाम से, पाकिस्तान इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी, अगर आज आप एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी बना दें और वो रेगुलेटरी अथॉरिटी इसको प्लेयर्स के साथ बैठे, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के साथ बैठे। आजकल अगर आप लाइसेंस भी लेने के लिए जाएँ तो देर आर सो मेनी इशूज़, देर इज़ पीपल डू नॉट हैव क्लैरिटी। मार्केट सारी यहाँ बैठी हुई है, SCCP का पूरा विंग इस्लामाबाद जाके बैठ गया है, वहाँ पे सारे के सारे लोग हैं। आपको एक क्वेरी भी रेस करनी होती है, नीड टू गो टू इस्लामाबाद। आई डोंट नो व्हाट वाज द रैशनल बिहाइंड दिस। आपका पूरा तमाम की तमाम इंश्योरेंस कंपनीज के हेड ऑफिसेस एंड स्टाफ यहाँ लोकेटेड है। तो इसको बढ़ाने के लिए आप इन्वेस्टर को तो जब अट्रैक्ट करेंगे ना, कि जब आपके पास कोई पॉलिसी हो, कोई प्लान हो, कि आप इन्वेस्टर से कहें, एंड देयर आर इन्वेस्टर्स, there are global investors both in takaful sectors. I can myself actually assure you कि there are number of players, but then actually insurance में जो regulator के पास कभी डायरेक्टर नहीं होता, कभी कमिश्नर नहीं होता। this is the one of the issue कि आपके पास चूँकि कोई विजन नहीं है, तो जो प्लेयर्स अपने तौर पे कर रहे हैं, चूँकि प्लेयर्स का मसला ये है कि प्लेयर्स एक छोटा कैपिटल के साथ आया, उसने अपने कैपिटल के हिसाब से उसको ROE मिल रहा है, तो वो खुश है। ही इज़ नॉट कंसर्न अबाउट कि मैं पूरे पाकिस्तान को इंश्योरेंस की कवरेज। जहाँ तक पब्लिक का लॉज का सवाल है, आपने कहा था कि क्या पब्लिक के पास जाते हैं तो नेगेटिव व्यू आता है। यस, नेगेटिव व्यू उस वक्त आता है कि जब उनका एक्सपीरियंस नेगेटिव होता है। आप अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन स्ट्रांग कर दें, आज भी जो है ना एक इशू है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक एजेंट आया, उसने आकर आपको जो है कुछ मिस कोट किया या आपके साथ पैसे मिस अप्रोप्रिएट कर लिए, और अगर आपको पता है कि पीछे जो है इसके पास स्ट्रांग आपके पास कंप्लेन कर सकते हैं, तो एंड यू हैव अ रिकोर्स, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसी तरीके से जो लोग इंश्योरेंस बेचने के लिए जो जा रहे हैं, दुनिया में ऐसे होता है, चाहे वो US हो या UK हो, कि आपके पास एक सर्टन लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, लाइसेंसिंग होनी चाहिए। FSA वगैरह जो UK के अंदर है, वो एक लाइसेंस देते हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र का लाइसेंस, कि आप फाइनेंशियली एडवाइस कर सकते हैं। करंटली देयर इज़ नो सच थिंग इन पाकिस्तान। एनीबडी कैन बी हायर्ड एज ए फाइनेंशियल एडवाइज़र, उसको अथोराइज होता है, वो जाके किसी को भी प्रोडक्ट बेच दे। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपको पेनिट्रेशन बढ़ानी है तो की रोल हैज़ टू बी प्लेड बाय द रेगुलेटर। इफ़ रेगुलेटर इज़ नॉट प्लेइंग, इन्वेस्टर विल नॉट कम इन द मार्केट। तो रेगुलेटर में आप क्या समझते हैं, कोई सेपरेट रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए? सिर्फ जो इस वक्त हम SCCP में देख रहे हैं कि जी इंश्योरेंस कमिश्नर है, जिसे ही तमाम की तमाम कंपनी जो है वो एक काइंड ऑफ रिपोर्टिंग करते हैं, तो सेपरेट रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है और इस पर काम करने की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स देखिए ना, आप इसको मल्टीपल टाइम। दूसरा होता है कि इंश्योरेंस के अंदर या इवन एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में जो पैसे जा रहे होते हैं वो लॉन्ग टर्म सेविंग्स होती हैं। जैसे जो कि कैपिटल मार्केट में अगर इंश्योरेंस कंपनी जाके इन्वेस्ट कर रही होती है तो लॉन्ग टर्म सेविंग्स होती है। आपने 20 साल के लिए एक प्रोडक्ट ली हुई है, तो अनटिल और अनलेस यू मेक अ सेपरेट रेगुलेटरी बॉडी समथिंग, जैसे कि मैंने आपसे कहा पीरा के नाम से पूरा उसका बिल बना हुआ था, इट वाज अबाउट टू बी अप्रूव्ड। वेरी वैलिड एडवाइस। आप जब तक नहीं करेंगे, इंडस्ट्री विल बी अंडर डेवलप्ड। आपने देखा कि जिन जिन एरियाज़ में, चाहे वो PTA हो आपका, या जिन जिन एरियाज़ में आपने सेपरेट रेगुलेटरी बॉडी बनाई है, काम हुआ है बिल्कुल। सो दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द बिगिनिंग, फर्स्ट स्टेप। वो फिर क्या होगा कि वो जाएंगे, रोड शोज करेंगे दुनिया में, जाके लोगों को बताएंगे कि हमारी इंश्योरेंस मार्केट में इतना पोटेंशियल है, आप आएँ और आकर इसके अंदर इन्वेस्ट करें। करंटली तो करंट जो प्लेयर्स हैं उनको अपना जो है वो बेसिक क्वेरीज जो हैं उनको रिजॉल्व नहीं हो पाती हैं। तो आई थिंक दिस इज हाउ एक्चुअली वी कैन मूव फॉरवर्ड। राइट, दो डिसीजन, एक तो ये कि जो मई 2014 से पहले कोई भी कन्वेंशनल इंश्योरेंस कंपनी तकाफुल विंडो के ज़रिए वो प्रोडक्ट्स ऑफर नहीं कर सकती थी, एक तो ये जो डिसीजन आया है, और दूसरा फिर मुदारबा रेगुलेशन 2015 की अगर हम बात कर लें कि मुदारबाज की जब हम बात करें तो ओवरऑल हमें पाकिस्तान में कोई 26 एक्टिव मुदारबा नज़र आते हैं। पाकिस्तान में अगर हम इस्लामिक फाइनेंस के हवाले से बात करें, जो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आया था बाय एंड लार्ज वो तो मुदारबा की बात करते हैं, फिर ये इस्लामिक बैंक्स वगैरह का तो बाद में ये बेसिकली सिलसिला चला। तो ये तो दो डिसीजन रेगुलेटर ने लिए हैं, इससे कोई अफाका हुआ है, कोई बेनिफिट हुआ है, या दिस इज सिंपली ए डिसीजन कि आपने एक डिसीजन ले लिया कि मुदारबा रेगुलेशन 2015 बना दिया और उसको बना के संवार के आपने एक संदूकची में बंद करके ताला लगा दिया कि हमने बनाया था? देखिए, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस रहा है, मैं कुछ कमेटीज़ पे रहा हूँ उनके साथ काम करने के लिए। बहुत सारी दफ़ा रेगुलेशन तो बन जाती हैं, कहीं से आपके पास एड आ गई या कुछ आ गया, आपने रेगुलेशन बना दी, लेकिन फिर उस इंडस्ट्री का विजन ड्रॉ करना, उस इंडस्ट्री को आगे ले जाना, तो ये एक डिफरेंट लेवल का काम है। जब हम तकाफुल विंडोज़ की मैं बात कर रहा था, तकाफुल को जिस दिन से लॉन्च हुई है उस दिन से खासा मिसमैनेज किया। जिस वक्त इन्होंने तकाफुल रूल्स 2005 के आए, उसी वक्त जैसे आई वाज CEO ऑफ ए कंपनी, हमने कंपनी लॉन्च की, उस वक्त सारे के सारे प्लेयर्स आना चाहते थे, तो पाकिस्तान में बड़ी मार्केट है, अच्छी 200 मिलियन के लोग हैं, लेकिन इन्होंने उसी वक्त अनाउंस करना शुरू कर दिया कि हम विंडोज़ ले आएंगे, विंडोज़ अलाउ करने वाले हैं। मैनी प्लेयर्स जस्ट दे वेटेड कि भाई इनको विंडोज़ लाने दें,
एंड व्हाट हैपेंड, दे डिड नॉट ब्रिंग विंडो, 5-6 साल तक नहीं लेकर आए, फिर 5-6 साल के बाद आए, वो कोर्ट के अंदर केस भी चला गया, दोबारा लेकर आए। अच्छा, अब ये रिवर्स डायरेक्शन है। रिवर्स डायरेक्शन ये है कि फॉर एग्जांपल रिसेंटली आई वाज इन कतर, सो आई वाज, तो कतर के अंदर जो हुआ या और मार्केट्स के अंदर ये हुआ, दे स्टार्टेड अप विद द विंडोज एंड देन एक्चुअली दे क्लोज विंडोज। जैसे इस्लामिक बैंक्स थे, इसलिए कि होता यह है कि विंडोज इसलिए चाहिए होती है कि इंडस्ट्री को सस्टेन, इनिशियल सस्टेन करने के लिए, ह्यूमन रिसोर्स लगाने के लिए, कैपिटल लगाने के लिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, तो आप नहीं जा सकते इनिशियली, तो इनिशियली फुल फ्लेज कंपनी लाना मुश्किल होता है। तो इसलिए आप क्या करते हैं, जितनी R&D होनी है ताकि करंट रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए, फॉर एग्जांपल मैं अगर एक एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कंपनी है, तो दिस इज हाउ एवरीबॉडी स्टार्टेड। देखिए मैं आपको कतर की और भी इंडस्ट्री की एग्जांपल देता हूँ। वहाँ पे दे स्टार्टेड अप विद द इस्लामिक बैंकिंग विंडोज, तमाम के तमाम बैंकों को उन्होंने लाइसेंसिंग दी है। उसके बाद उन्होंने एक डेडलाइन दी 2012 के अंदर आकर, उन्होंने कहा कि जनाब अब आप, देयर आर नो विंडोज अलाउड, सो यू हैव टू ऑप्शंस, ईदर यू क्लोज डाउन और लॉन्च ए सब्सिडरी और यू बिकम ए फुल फ्लेज बैंक। तो उससे ये हुआ कि आपके पास एक मास स्केल पे लोग डेवलप हो गए, प्रोडक्ट्स आ गए, तक स्ट्रेंथ भी आ जाती है, फाइनेंशियली भी। हमने ये किया कि अगर आपको शुरू ही करना था तो आप ये करते हैं कि स्टार्ट करते हैं विंडोज़ के साथ, और विंडोज़ लाने के बाद अच्छा तो हुआ ये कि चूंकि बिल्कुल R&D नहीं थी, नई कंपनीज, मेरा चूंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस है, जब कंपनी लाए रेगुलेटर को नहीं पता था कि प्रोडक्ट्स कैसे अप्रूव करनी है, कंपनीज को नहीं पता था डॉक्यूमेंट्स कैसे बनने, हमारा मॉडल था भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वक्त मॉडल था, तो अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन वाज डन। एज अ रिजल्ट it was on the cost of, obviously it had a cost which was had to be borne by the new players coming in the market, that is why they suffered। अगर ये विंडो से स्टार्ट करते हैं और ये बता देते कि जो अच्छा काम करेगा, जो सीरियस प्लेयर होगा, वो अपना कन्वेंशनल प्लेयर ले आए, तो विंडो का डिसीजन पहले ना लेना। अभी ये जो डिसीजन है, आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू मेक एनी ह्यूज इम्पैक्ट, एनी डिफरेंस। मुदारबा का जैसे देखिए, मुदारबा इज़ अ वेरी गुड मॉडल। अगर मुदारबा के मॉडल को आप अलाइन करें अपना, जो कंपनीज ऑर्डिनेंस की दूसरी कंपनीज लॉन्च करने के लिए, ये एक पार्टनरशिप के लिए, लिमिटेड पार्टनरशिप की भी बात करते रहें, उसके साथ अलाइन करें। दिस इज़ अ वेरी गुड मॉडल विच कैन एक्चुअली आपको स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को जो है ना को बूस्ट दे सकता है। लेकिन अगेन आपको ये करना पड़ेगा कि इसके लिए एक डेडिकेटेड रिसोर्सेज होनी चाहिए जो कि बैठें और उसके ऊपर काम करें, उसका विजन ड्रॉ करें, इंडस्ट्री को आगे लेकर जाएं। अगर नहीं होगा तो ऐसी भी आपको पता है वो लगी रहेगी उसी के अंदर, कैपिटल मार्केट्स के अंदर ही, उसके अंदर जो उन इश्यूज़ को ही रिजॉल्व करती रहेगी, या जो उनका कंपनी वाला है सेक्शन है उसके ऊपर वो काम करते रहेंगे। अच्छा, आपने SMEs के हवाले से बात की। दुनिया भर में तो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को बहुत ज़्यादा इनकरेज किया जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप को काफ़ी ज़्यादा इनकरेज किया जाता है। पाकिस्तान में ऑन द कंट्री ये चीज़ हम नहीं देख रहे हैं। SMEs की जब मैं देखता हूँ कि फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सेस तो हार्डली कोई 6 to 7% नज़र आता है। फिर किसानों की बात करें, हम कहते हैं कि हम एक एग्रो बेस्ड इकॉनमी है, हार्डली 20% ऑफ द टोटल फार्मर्स हैव एक्सेस टू द फाइनेंशियल सर्विसेज इन पाकिस्तान। अगर SMEs जिसका कंट्रीब्यूशन तकरीबन 30% से ज़्यादा, एक्सपोर्ट में 30% से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन, उसको अगर हम बढ़ावा दें तो काफ़ी ज़्यादा हम बरामदात को भी बढ़ावा दे सकते हैं, और पाकिस्तान में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, जॉब क्रिएशन की मकसद बात करते हैं, उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। लेकिन फाइनेंशियल सर्विसेज को जब टोटल देखें तो SMEs हार्डली 6 to 7%। फिर ये बात की जाती है कि जी SMEs का जो बाय एंड लार्ज NPLs की हम बात करते हैं वो कोई 30% तक भी रहा है। लेकिन अगर 30% तक रहा भी है और अगर 70% आपको रिकवरी हो भी रही है, तो इज़न्ट इट अ गुड स्टेप? डू यू थिंक कि अगर हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें तो SMEs को हमें आगे लाना पड़ेगा, और ख़ास तौर पर जब इस्लामिक फाइनेंस सेक्टर की बात करते हैं तो उसमें SMEs के लिए ख़ास तौर पर स्पेशल प्रोडक्ट्स इनोवेशन के साथ इंट्रोड्यूस होनी चाहिए? अच्छा, SMEs के अंदर होता यह है कि मेरा ख्याल है कि काम तो SMEs आपने कहा कि अच्छी खासी एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं SMEs, और काम भी हो रहा है स्मॉल और बच्चे। आई थिंक मेरा ख्याल है रिफॉर्म की ज़रूरत है आपको टैक्स के अंदर, क्योंकि SMEs बैंक डिपेंडेंट होता है डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, और लोग जो हैं वो डॉक्यूमेंटेशन कर नहीं पा रहे होते हैं, क्योंकि टैक्स रिजीम इज़ नॉट फेवरेबल इन लॉन्चिंग ए कंपनी। कि आपने एक दफ़ा कंपनी लॉन्च की है, अभी तो सारा का सारा फोकस इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर ही है ना, कि आपका रिजल्ट सब कुछ हो जाता है, तो लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, फाइनेंसिंग भी इनफॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों मसले हो रहे हैं, यानी कि फ्रॉड भी बेताश हो रहे हैं। तो आप अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर लेकर आते हैं कि इस रेवेन्यू साइज़ की कंपनी के ऊपर जो है आपका टैक्स जो है उसके ऊपर आप अच्छा खासा ब्रेक्स दे रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेज में होना ये होगा ये कि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी। लोगों का मसला ये होता है, यानी बैंकों का या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मसला होता है, वो कहते हैं कि यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं हुई हुई है, और वो डॉक्यूमेंटेशन इस वजह से प्रॉपर नहीं होती है, वो लोग ये कहते हैं कि अगर हमने डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर की, रेवेन्यूज़ प्रॉपर शो किए, तो देन विल हैव दी
issue with the taxation, we'll have to pay very high rate of taxes. तो ये जो है this it would go, it's not only banking institutions who will lose, they will go, and 30% is a very high NPL actually, to be frankly speaking, because at the end of the day it's the somebody else's money which will wipe off all the profits. That's right. तो इसलिए या तो कोई आप स्पेशल फंड्स क्रिएट करवाएं, स्टेट बैंक कहे कि जनाब आप इसके ऊपर स्पेशल फंड्स क्रिएट करें। एक ज़माने से हम शुरू रहते देखें ना, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर जो बैठा हुआ रियल एस्टेट सेक्टर में बैठा हुआ, उसको फार्मलाइज करें। तो एक तरफ गवर्नमेंट की जो एफर्ट जा रही है वो ये जा रही है कि टैक्स रेट के अंदर लोगों को लाने के लिए जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस है, और कि उनसे टैक्स वसूल कर लिया जाए, बनिस्बत इसके कि वो नए बिजनेसेस को मोटिवेट करें कि वो आएँ एंड दे मेक मोर मनी एंड देन एक्चुअली दे विल बी एबल टू पे टैक्सेस। तो आपको इसके ऊपर एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा कि आपको जो है ना डॉक्यूमेंटेशन पे इंकरेज करना पड़ेगा। एंड से लास्ट में अगर हम एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान में कोई रफली स्पीकिंग मेरे ख्याल में कोई 23 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं जो काम कर रही हैं। वॉल्यूम की बात करें तो एक वक्त था कि बिल्कुल ही निगलेजिबल, लेकिन आज तकरीबन 5 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स का इंडस्ट्री है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़। ये भी कहा जा रहा है कि जी बहुत सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं जो इस्लामिक फ़ंड्स लॉन्च करने जा रही हैं, मज़ीद इस्लामिक फ़ंड्स लॉन्च करने जा रही हैं, और एक फ़ंड को हैंडल करने के लिए कम से कम 25-30 लोग सेल्स के लोग तो चाहिए होते हैं। तो इन द डेज टू कम क्या देख रहे हैं कि मज़ीद इस्लामिक फ़ंड्स आर गोइंग टू बी लॉन्च्ड बाय द एग्जिस्टिंग एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़? देखिए, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ में इस्लामिक की बड़ी अच्छी सक्सेस स्टोरी है। जैसे इस वक्त प्राइवेट सेक्टर का लार्जेस्ट फंड मैनेजर जो है वो अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है, जो कि प्योरली सिर्फ इस्लामिक है, बिकॉज देयर आर अदर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो कि इस्लामिक और नॉन इस्लामिक कर रहे हैं। रिसेंटली यूबीएल ने डिसाइड किया कि अपनी सेपरेट कर दिया, अपने अमीन का जो ब्रांड था उसको सेपरेट किया। तो एक तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये सक्सेस स्टोरी है इस्लामिक एसेट मैनेजमेंट में। लेकिन इस एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री की अभी भी पेनिट्रेशन खासी कम है, लोगों को एसेट मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस नहीं है, और उसकी वजह से आपको ये आइडिया ही नहीं होता, यानी कि लोगों को ये भी नहीं आइडिया होता कि इसके ऊपर कितने बड़े टैक्स ब्रेक्स इस वक्त जो हमारे टैक्स रिजीम है बोथ इन इंश्योरेंस एंड एसेट मैनेजमेंट। अगर आप एसेट मैनेजमेंट में पैसे डालें और आपके पास किसी किस्म का कोई प्रॉफिट ना मिले, यू स्टिल सेव, यू एंड अप सेविंग 10-12% ऑन द टैक्सेशन। तो लेकिन बहुत सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आर ओन्ड बाय द बैंक्स ओन कर रहे हुए हैं, इंडिपेंडेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनीज कम है। तो इसलिए दिस इज़ माई पर्सनल व्यू कि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हैवी ग्रोथ एसेट मैनेजमेंट में नहीं है। तो एसेट मैनेजमेंट जो है उसको मज़ीद ग्रोथ दी जा सकती है, अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि भाई आपके पैसे आप बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट्स में ह्यूज अमाउंट्स आर लाइंग इन करंट अकाउंट्स, ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ आर लाइंग इन द करंट अकाउंट्स। दिस मनी कैन बी, एंड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स जो है ना, बहुत अच्छी वैरायटी के प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। इवन यू हैव गोल्ड फंड्स अवेलेबल, एक्चुअली कंपनीज आर ऑफरिंग गोल्ड बैक्ड फंड्स। जो करंट अकाउंट की बात की, टोटल अगर हम डिपॉजिट्स की बात करें और 10 ट्रिलियन रुपीज़ के डिपॉजिट्स हैं, तो उसमें तकरीबन 3 ट्रिलियन रुपीज़ से ज़्यादा तो करंट अकाउंट में पड़े हुए हैं। एंड मज़े की बात यह है कि करंट अकाउंट जो है इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में भी साइजेबल अमाउंट इज इन करंट अकाउंट। इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जहाँ पर ये ख्याल होता है कि चूँकि आप सेविंग्स में कन्वेंशनल में इसलिए नहीं रखते हैं कि वहाँ पर आपको इंटरेस्ट का एलिमेंट होता है, लेकिन इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एक साइजेबल अमाउंट करंट अकाउंट्स में अवेलेबल है। तो इस्लामिक और बहुत सारे लोग जो हैं वो दूसरे इन्वेस्टमेंट वेन्यूज़ ढूंढ रहे हैं। इवन फॉर पेंशनर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आर ऑफरिंग सम वेरी गुड प्रोडक्ट्स, लेकिन उसमें ग्रोथ नज़र नहीं आती। अगर पेंशन फंड्स की बात करें एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ में, तो ऐसे टोटल अगर अमाउंट की देखें, अगर हम कहते हैं ना कि जी 500 अरब रुपए से ज़्यादा का एक ये सेक्टर है, पेंशन फंड्स कितने, शायद 19, 20, 21 अरब रुपए से ज़्यादा के नज़र नहीं आते। अच्छा, उसकी वजह है कि हमारा रुझान नहीं है सेविंग्स का। जो पेंशन फंड्स हैं ज़्यादातर ये वो पेंशनर फंड्स हैं जो कॉर्पोरेट पेंशन ऑलरेडी के जिन्हें प्रोविडेंट फंड या उसको कन्वर्ट कराया। मैं चूँकि ख़ुद एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बोर्ड पर हूँ, तो अगेन जो इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि अवेयरनेस का मसला है। अच्छे खासे वो लोग जो कि सैलरीड सेक्टर के अंदर लोग हैं, जो कि सैलरी करते हैं और टैक्स पे करना पड़ता है उनको, दे डू नॉट इवन हैव द अवेयरनेस। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी को ज़रूरत है कि अवेयरनेस की फर्दर क्रिएट करें। अब ये रिसेंट फेनोमेना है कि थोड़े अरसे पहले होते थे कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज वर सर्वाइविंग ऑन द डिपॉजिट्स गिवन बाय देयर पेरेंट बैंक्स, उन्हें एक साइजेबल 10 अरब 5 अरब। लेकिन अब लेटली जो रिजीम चेंज हुआ है उसकी वजह से कोई इंसेंटिव नहीं है बैंकों को वहाँ पैसे रखने का। नाउ दे आर मूविंग टूवर्ड्स इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए ऑब्वियसली यू नीड पैशन
कि आपको जो है ना थोड़ा सा आपके पास टाइम हो और उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़े। सेल्स टीम स्ट्रांग हो, सेल्स टीम स्ट्रांग हो। सेल्स का कल्चर हमारे यहाँ अभी है नहीं इतना। फिर प्लस ये कि आजकल आप सोशल मीडिया को अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जो है अच्छा खासा जो है ऑनलाइन को इस्तेमाल करते हैं। रिसेंटली कंपनीज़ ने ये किया है कि आपका जो है ना अब ऑप्शंस आसान कर दिए कि आप अभी एक क्लिक के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और एक क्लिक के ऊपर जो है कुछ कंपनीज आपको रिडेम्पशन भी अलाउ कर रही हैं, यानी कि आप अभी जाएँ ATM से रिडेम्पशन कर लें। पहले थोड़ा सा प्रोसेस वो मुश्किल था। तो हो ये रहा है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आर वर्किंग टूवर्ड्स इट, एंड आई पर्सनली फील के जैसे कैपिटल मार्केट की भी ग्रोथ हो रही है, दे नीड टू डू मोर इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स, स्पेशली ऑन द सेल्स साइड। तो वो जब तक स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रेडिशनली दे वर रिलाइंग ऑन द कॉर्पोरेट कस्टमर्स, बट दैट्स ड्राइड आउट, दैट्स नो मोर देयर एक्चुअली। आपको ज़्यादा कॉर्पोरेट कस्टमर्स उसमें नहीं मिलते हैं एक्चुअली। स्टॉक फंड्स की अगर हम बात करें तो आप समझते हैं कि अगर हम रिटेल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, एसेट मैनेजमेंट की कंपनीज़ की बात करूँ कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ की अगर हम बात करें स्टॉक फंड्स में तो हार्डली कोई 150-160 अरब रुपये से ज़्यादा का अमाउंट नहीं नज़र आता। स्टॉक फंड्स में ज़्यादा अट्रैक्शन कैसे दी जा सकती है? इस वक्त अगर देखें तो स्टॉक मार्केट 34,000 के लेवल को टच करके थोड़ा सा हम देख रहे हैं स्लम, लेकिन बाय एंड लार्ज तो 34,000 के लेवल को अगर मार्केट ने क्रॉस किया है, दैट शोज़ की स्ट्रेंथ है मार्केट के अंदर, दैट शोज़ की काफ़ी ज़्यादा एक किस्म की क्रेडिबिलिटी डेवलप हो रही है, खासतौर पर जब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की लॉन्च के बाद। तो क्या एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ को अब अवेयरनेस खास तौर पे स्टॉक फंड्स के हवाले से ज़्यादा देनी चाहिए? हाँ देखिए, फिक्स इनकम में तो है ही नहीं ना, रिटर्न ही नहीं है ना, और स्पेशली इस्लामिक साइड पे तो और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं उनको। सो दे हैव टू सेल इट ऑन द स्टॉक फंड्स। और म्यूचुअल फंड जो है फिक्स इनकम के ऊपर इतना रिलाई नहीं कर सकता लॉन्ग टर्म, इट हैज़ टू बी रिलाइंग ऑन दैट। जैसे मैं आपको अलमीज़ान की बात कर रहा था, तो उनका मेजॉरिटी ऑफ द फंड्स इज़ बेसिकली इन द कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट। जो उनका मेजर फंड्स हैं दोज आर इन्वेस्टेड इन द कैपिटल मार्केट्स। तो आपको प्रमोट तो कैपिटल मार्केट्स करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कैपिटल मार्केट इज़ द वन हू इज़ गोइंग टू गिव द हैंडसम रिटर्न। यानी कि अगर आप लास्ट जो अभी चेंज हुआ था मार्केट का, उससे पहले दे वर गिविंग 22 से 24% तक रिटर्न 10 ईयर्स। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिस इज साइजेबल रिटर्न एंड मोर देन 20% रिटर्न ऑन एनुअल बेसिस अगर पिछले 10 साल में देखें, दैट्स रियली ग्रेट। परवेज़ अहमद साहब, इट वाज रियली ग्रेट हैविंग यू ऑन द शो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। वेल नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान खलील अहमद और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।